वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय भैया जी। जय। अभी अपन ने जो सूत्र किए थे उसके आगे सूत्र क्रमांक 37 से चालू करेंगे, बीच के सूत्र बाद में करेंगे। सूत्र क्रमांक 37 आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो सूत्र लिखा हुआ है एकारे ऐ ऐकारे च। एकारे ऐ ऐकारे च, इस सूत्र का सामान्य अर्थ लेंगे तो सामान्य अर्थ ये है कि अवर्ण के परे अर्थात अवर्ण का योग ए अथवा आई किसी से भी हो। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो इस केस में क्या हो जाता है, अवर्ण का आई हो जाता है और ये जो आई है इसका लोप हो जाता है। ठीक है, अवर्ण के बाद ए या आई कुछ भी हो तो अवर्ण का आई होगा और ए या आई जो भी है उसका लोप हो जाएगा। जैसे एक धन एक, तो ये क्या हो गया, एक धन एक, तो यहां एक के बाद आ था और ये ए का, तो ये अवर्ण और ए का योग हुआ तो अवर्ण के स्थान पे क्या हो जाएगा आई और ए का लोप, तो ये क्या हो जाएगा एकैक। ठीक है, इसी प्रकार तथा धन एव, तो यहाँ आ है यहाँ ए है तो ये तथैव। ठीक है, अपन उसमें पढ़ते हैं मंगलाष्टक में पंचैते। ये क्या है, पंच धन एते, तो यहाँ आ या ए, तो ये क्या हो जाएगा पंचैते। इसका आई हो गया, इसका लोप हो गया, तो पंचैते। ये इसका सामान्य अर्थ है कि अवर्ण के बाद यदि ए या आई हो तो अवर्ण का आई होगा और ए या आई जो भी है उसका लोप होगा। ठीक है, ये इस सूत्र का नियम है। तथैव, एकैक, पंचैते, ये सब इसी से बना हुआ है। इस नियम में किसी को कोई शंका हो तो बताएं। ठीक है, तो ये इसका सामान्य अर्थ था। अब अगर अपन इसकी व्याख्या देखते हैं तो सूत्र क्रमांक 37 के नीचे जो व्याख्या लिखी हुई है उसमें लिखा है एकारे ऐकारे च परे अवर्ण एर भवति परश्च लोपमा पद्यते, है ना। एकारे
ऐकारे च परे अवर्ण एर्भवति। एकारे ऐकारे च परे, तो परे ये सब क्या है? सप्तमी के एक वचन हैं। एकारे ऐकारे, तो परे, एकार कैसा हो? परे हो। ऐकार कैसा हो? परे हो। परे यानी बाद में है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? एकार, चा लिखा है तो और, ऐकार, है ना? पर, परे होने पर, ठीक है। तो एकार कैसा हो? परे हो। ऐकार कैसा हो? परे हो। तो जो परे है ना, वहां क्या हो? ये सब सप्तमी के एक वचन है, तो इनमें सब में विशेष विशेषण संबंध है। तो परे क्या हो? एकार हो अथवा ऐकार हो, इन सब में इसलिए सप्तमी एक वचन, एक ही विभक्ति एक ही वचन लिया है। तो एकार ऐकार ये परे हो, है ना। लेकिन अवर्ण, देखो यहाँ पे भवती क्रिया ली है, तो ये भवती यानी हो गया होता है। तो क्या होता है? तो भवती क्रिया ली है ना। तो ये किसकी है? अन्य पुरुष का एक वचन है। तो यहां पर जिसमें एक प्रथमा विभक्ति लगी होगी उसके लिए भवती क्रिया होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ अवर्ण, तो यहाँ क्या था? अवर्णः था। इसके विसर्ग का लोप हो गया क्योंकि इसके बाद स्वर था, है ना। तो अवर्णः एह, है ना। नामी से परे स्वर और स्वर के बाद घोष, तो विसर्ग का रा हो जाता है। तो ये जो रा था, ए के बाद विसर्ग था, उसका रा हुआ था। ये अपन ने विसर्ग संधि में पढ़े थे नियम। तो अवर्ण एह भवति, तो अवर्ण एह भवति, ये दोनों में क्या है? प्रथमा का एक वचन है। तो अवर्ण, अवर्ण क्या हो जाता है? ए हो जाता है। कब? एकार और ऐकार परे होने पर, ठीक है। अवर्ण एह भवति, अवर्ण ए हो जाता, तो क्या होता है? अवर्ण होता है। क्या होता है? ए होता है। कौन होता है? अवर्ण होता है ना, क्योंकि अवर्ण के साथ क्रिया लग रही है, ठीक है। परश्च लोपमापद्यते, ये अपन पहले ही पढ़ चुके कि पर का लोप हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई शंका किसी को? भैया जी, मुझे ये अवर्ण ए भवती नहीं समझ में आया कि अवर्ण होता है ए होता है, लेकिन हमने ऐसे कैसे उसका सेंस निकाला कि अवर्ण ए हो जाता है। ये पहले विसर्ग संधि आपको समझ में आ गई कि अवर्णः था और एह था, हाँ जी। है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अपन यहां तक तो आ गए, अवर्णा एह भवती, ठीक है। इसके बाद कंफ्यूजन है, ये स्थिति हाँ, क्लियर है? मतलब अवर्णा मुझे एह, ये समझ में नहीं आ रहा कि अवर्ण ए हो जाता है, मतलब अवर्ण को हम ए से रिप्लेस कर रहे हैं, हाँ वो उसका मीनिंग कैसे निकल रहा हाँ, है उस सेंटेंस ठीक, से। ये संधि तो क्लियर है ना? हाँ, संधि क्लियर है, हाँ मुझे बस ठीक, अब मीनिंग नहीं अपन समझ अगले में आ पॉइंट पे आ रहे हैं, आपके वाले पे। अब देखिए, अब आप सबसे पहले जब अपन किसी संस्कृत के वाक्य का अर्थ निकालते तो आपके पास पूरा क्या है? एकारे ऐकारे च परे अवर्णा एह भवति, है ना। अब अपन ने इसको संधि तोड़ के अगर लिख लें, ठीक है। पहले अपन ने संधि तोड़ ली, अब संधि तोड़ के अपन सामान्य से लिखें, एकारे ऐकारे च परे, इन सब में आपकी क्या है? सप्तमी का एक वचन। अवर्णः एह भवति, ठीक है।
अवर्णः एः भवति। अब देखिए क्रिया क्या है यहाँ पर? भवति। भवति। भवति यानी होता होना। है ना? ये किसकी है? अन्य पुरुष की एक वचन की क्रिया है, जी हाँ। है ना? क्रिया अपन ने ढूंढ ली, होता है। अब क्रिया किसकी है? एक वचन की है, अन्य पुरुष की। तो क्रिया किसकी होगी? कर्ता की होगी, ठीक है? जी। तो अब कर्ता कौन है यहाँ? जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी होगी, जी हाँ। है ना? तो प्रथमा विभक्ति अपन को दो जगह मिली, है ना? एक वचन भी मिल गया, प्रथमा विभक्ति भी मिल गई। तो जी। अवर्ण का विशेषण है ए, तो अवर्ण क्या हो जाएगा? ए, अच्छा। है ना? भवति होता है। ठीक है? तो इसमें हम कैसे समझेंगे कि अवर्ण का मतलब विशेषण ए है, मतलब वो चीज को कैसे देखिए हम दोनों में एक ही recognize करें? विभक्ति है। और क्या हो रहा है कि अपन पूर्व से चले आ रहे हैं कि अभी अपन अवर्ण के बाद की चीजों को देख रहे हैं। तो वो नियम अपना चलता रहेगा कि अपन अभी अवर्ण के बाद की चीजों को देख रहे हैं, तो अवर्ण के आगे देखना है अपन को। अवर्ण पहले लेना है, फिर ए भवति, अवर्ण का ए हो जाएगा, ए सॉरी तो आई इसमें हो कर्ता जाएगा, हम आई। अवर्ण को मानेंगे, हाँ कर्ता अवर्ण रहेगा। हाँ, वही कन्वर्ट हो रहा है। अवर्ण भवति एह भवति, अवर्ण होता है, सॉरी अवर्ण भवति ऐ भवति, अवर्ण होता है ऐ होता है। ये भवति दोनों के लिए है ना? जी। कौन होगा? अवर्ण होगा, ऐ होगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, जो पहले आता है वो कर्ता होगा, जो बाद में आएगा वो विशेषण रहेगा? ऐसा नियामक नहीं कह सकते। अच्छा, तो मतलब हमको पहले से कुछ पता होगा, हिंट होगा, तो हम तो मतलब इजीली मीनिंग निकाल लेंगे, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है? मतलब फिर वो ए भी तो अवर्ण हो सकता है कि हम मतलब पहले से भी हमको कुछ हाँ, मतलब उसका बेसिक हिस्ट्री नहीं ठीक पता ठीक हो ठीक तो। ठीक, ये आपने कहा। अब देखिए, अब आपके जो पूर्व के सूत्र आ रहे थे, अपन सबसे पहले वाले सूत्र में चले जाएं। सबसे पहले का सूत्र है जहां से अपन ने शुरुआत की थी, 27वें नंबर का सूत्र। 27वें नंबर के सूत्र में उन्होंने कह दिया था अवर्ण इवर्णे ए, है ना? तो अवर्ण इवर्णे ए, तो वहां पर उन्होंने बता दिया था कि अवर्ण पहले होगा, अवर्ण ए बनेगा। अच्छा, है ना? तो अब अपन क्या कर रहे हैं? अब उसी से अपन आगे के स्वर चेंज करते जा रहे हैं, तो वही प्रक्रिया चल रही है अपन की। फिर उनने उवर्णे ओ में बोलने की आवश्यकता ही नहीं समझी, रिवर्णे अर में बोलने की आवश्यकता ही नहीं समझी, और अभी भी यहाँ पे वो एकारे ऐ ऐकारे च ये सूत्र जब बोल रहे हैं, तो इसमें भी वो अवर्ण बोलने की आवश्यकता नहीं समझ रहे, उसको वो पूर्व से घटित कर रहे हैं कि उसी तो देखते हैं आप का और उसी में कंटिन्यूअस वो चलते जा रहे हैं। जब ये चेंज होगा, है ना, आगे चल के सूत्र क्रमांक हाँ, सूत्र क्रमांक 44 में जब ये चेंज होगा, तब वो इवर्ण ले लेंगे, तो फिर इवर्ण लेंगे, तो फिर इवर्ण के आगे के चलेंगे। भैया जी मेरा ना क्वेश्चन वो नहीं था, मेरा क्वेश्चन ऐसे कि यदि मेरे को सिंपल एक सेंटेंस दे दिया जाए, नहीं, यदि आपको अवर्ण सिंपल एक सेंटेंस दिया जाएगा तो फिर सारी चीजें लिखी जाएंगी।
यदि आपका सेंटेंस पूर्व से कनेक्टेड है तो आपको पीछे देखना पड़ेगा। जैसे अपन ने उस दिन बात की थी ना कि अपन निबंध लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं तो आपके आगे के सेंटेंस पीछे के सेंटेंस से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन जब आप एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस लिखते हैं, स्वतंत्र वाक्य लिखते हैं, तो आपको सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं। ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, ये पूर्व से कनेक्टेड है। यदि हम इसको स्वतंत्र लिखते तो फिर ऐसा नहीं लिखते। समझिए, मतलब ये कनेक्टेड है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अवर्ण ए वर्ण हो रहा है। नहीं, यदि स्वतंत्र होता तो हम ये लिखते कि अवर्ण और मतलब अवर्ण ए होता है। हाँ, अब वरना हमें यही समझ में नहीं आता कि ए अवर्ण हो रहा है कि अवर्ण ए हो रहा है। यही प्रश्न है ना आपका कि ये भी ये हो सकता था और ये भी ये हो सकता था। हाँ, यदि ये स्वतंत्र वाक्य लिखा होता तो फिर ऐसा नहीं लिखा होता, फिर आपको मेंशन किया जाता अवर्णे परे, है ना, या कुछ ना कुछ ऐसे लिखा जाता कि अवर्ण के बाद। समझ गई मैं, मतलब मुझे बस ट्रांसलेशन में समझना था, समझ गई, है ना, ठीक है। अब इसके पश्चात आपका सूत्र क्रमांक 40, ठीक है। अभी बीच के सूत्र अपन करेंगे। सूत्र क्रमांक 40, ओकारे औ, औकारे च। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ है कि अवर्ण के परे, अवर्ण के परे यदि ओ हो अथवा औ हो तो अवर्ण का औ हो जाएगा और पर का लोप हो जाएगा। ये इसका सामान्य नियम है। ठीक है, जिस प्रकार महाधन औषधि, महाधन औषधि, तो यहां क्या हो जाएगा, ये आ है और ये औ है, तो अवर्ण औ से मिला तो अवर्ण का औ और पर का लोप, तो इसका लोप हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, महौषधि। है ना, इसी प्रकार और भी शब्द मिल जाएंगे। तो ये जो इसका सामान्य अर्थ है ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें किसी को कोई समस्या? अवर्ण के परे ओ या औ हो तो अवर्ण का औ हो जाएगा और पर का लोप हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इधर तक कोई प्रश्न किसी को सामान्य अर्थ में? इसकी व्याख्या भी वैसी ही है जैसी पहले वाले की थी। क्या है इसकी व्याख्या? ओकारे औकारे च, ओकारे औकारे च परे अवर्ण और भवति। इसका यदि हम संधि तोड़ते हैं तो ये सब क्या है, सप्तमी के एक वचन है, ओकारे औकारे परे। फिर यहाँ अवर्ण होगा, अपरे विसर्ग, विसर्ग के बाद अन्य स्वर, तो विसर्ग का लोप हो गया था ये, है ना। और यहाँ ये औ होगा, औहु, औ के नामी परे विसर्ग, विसर्ग का
परे घोष भवति औ भवति। ये क्या हो जाएगा? अवर्णः औ भवति। इस विसर्ग का हुआ है रा। तो यहां पर भी वही औकारे, तो औकार, सॉरी ओकार था, ओकार औकार चाहे तो और, ओकार और औकार परे होने पर अवर्ण और भवति, तो अवर्ण औ होता है। परश्च लोपमा पद्यते, पर का लोप हो जाता है। और ठीक है, ठीक है। ये इसमें कोई प्रश्न किसी का? ये पूर्व के ही जैसा था। इसमें बीच में कुछ सूत्र थे जो अपन ने अभी नहीं लिए। वो सूत्र कुछ एक्सेप्शनल केसों के, कुछ विशेष शब्दों के और कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए थे। उन परिस्थितियों को भी अपन पढ़ेंगे और उन सूत्रों को अपन पहले जो सामान्य सूत्र हैं 124 में से, वो पूर्ण होने के बाद उन सूत्रों को, विशेष सूत्रों को लेंगे। ठीक है। तो यहां तक अपनी जो दीर्घ संधि और वृद्धि संधि थी वह पूर्ण हुई। इसके पश्चात यण संधि, स्वर संधि का जो तीसरा भाग था यण संधि, उसको अपन प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक जितना पढ़ा उसमें किसी को कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, आगे चलें। आप लोगों को अभी कोई भी गृह कार्य नहीं मिल रहा, तो हमने सोचा कि ऐसे में आप लोग पढ़ तो रहे ही होंगे और जितना पहले पढ़ते थे उससे ज़्यादा ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन तब भी अपन सब लोग एक सी ही चीज़ पढ़ें। उसके लिए हम डेली सोच रहे हैं कि प्रतिदिन 3 या 4 लाइन का एक पैराग्राफ, 4-5 लाइन का संस्कृत में उसको दे दिया करेंगे। आप लोग उसका हिंदी अनुवाद कर लिया कीजिए। तो क्या है, ऐसे में आपकी अनुवाद की हैबिट, आपकी वोकेबलरी, शब्दकोश और भी शब्दों का ज्ञान, ये आपका बढ़ जाएगा। तो क्या है, सामान्य से अपन वाक्य लेते लेते फिर संस्कृत में देंगे, उसको आपको हिंदी में करना होगा, है ना। एक कहानी ही लेंगे अपन, कहानी, कथा कोश आदि से किसी से कहानी लेंगे और उसको धीरे धीरे करते हुए बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग ये करेंगे। अब आपका आता है सॉरी, नियम क्रमांक 44। अपन यण संधि प्रारंभ करते हैं। नियम क्रमांक 44 आता है। आज एक बहुत अच्छा प्रसंग आया। वैसे तो मतलब आध्यात्म से संबंधित है, लेकिन संस्कृत का उदाहरण लेके गुरुजी बताया करते थे। आपके पास 3 क्रियाएं हैं, करोति, भवति और अस्ति।
अस्ति। ठीक है, 3 क्रियाएं हैं, इनके अर्थ क्या हैं? करता है, भवति होता है, अस्ति है। सामान्य से देखने में ये तीनों क्रियाएं कुछ ऐसे विशेष नहीं लगती हैं, सामान्य प्रयोग इनका होता रहता है, लेकिन आचार्य महाराज इनमें विशेष भाव ग्रहण किया करते थे कि विकल्प कब होता है। कई लोग रहते कि भैया बहुत विकल्प होता है, बहुत विकल्प होता है, संक्लेश होता है, कलह होती है। ये मतलब आज के समय में सभी को कभी ना कभी तो होता ही होता है। तो गुरुजी कहते थे कि इसका कारण ये करोति क्रिया। करोति क्रिया कैसे कारण है? करोति क्रिया इसलिए कारण है कि जब तक हम करोति क्रिया का भाव रखते अर्थात हमारे मन में जब तक करोति क्रिया चलती रहेगी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, तो तब तक विकल्प चलते रहेंगे, ये विकल्प बना ही रहेगा। करोति क्रिया मतलब आप सविकल्प ही रहेंगे। वैसे तो निर्विकल्प दशा ऊपर के गुण स्थानों में आती है, लेकिन जो सामान्य से अपन तो अभी गृहस्थ अवस्था में निर्विकल्प हो ही नहीं सकते, लेकिन उस निर्विकल्पता में भी, उन विकल्पों में भी जो विकल्पों का एक आवेश आता है ना, कि कभी कभी ये रहता है विकल्प कम रहते हैं तो वो विकल्पों की न्यूनता को ही अपन निर्विकल्प कह देते हैं। हम निर्विकल्प हो गए भैया, ये काम हो गया, अब हम निर्विकल्प हो गए। तो अपन वैसे मुनिराजों जैसे निर्विकल्प तो नहीं हो पाते, लेकिन अपने मन में जब तक ये करोति क्रिया चलती रहेगी तब तक अपने मन में विकल्प चलते रहेंगे, चाहे पर के प्रति करोति क्रिया चले, चाहे स्व के प्रति। मैं करता हूं, वो करता है, तुम करते हो। आप देख लीजिएगा, आप करोति क्रिया हटा दो, करोति क्रिया हटा दो तो आपके पास दूसरी क्रिया आ जाएगी, भवती। होता है, ये होता है। मतलब करोति में हमने क्या किया, हम आपसे पूछे सूर्य को कौन उदय करता है, आप कहोगे नहीं, सूर्य स्वयं उदय होता है, स्वयं अस्त होता है, दिन स्वयं होता है, रात स्वयं होती, कोई उसका करता नहीं है ना। तो आप कमरे में बैठे हो, किसी ने लाइट बंद कर दी तो आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन रात होने पे कभी आपको गुस्सा नहीं आता कि सूर्य कैसे अस्त हो गया। क्यों? क्योंकि लाइट बंद करना ये करोति क्रिया है, कोई करता है इसका। लेकिन सूर्य अस्त हो गया, आपको पता है अभी 8 घंटे 6 घंटे जितनी भी अवधि है रात्रि की, उतने घंटे तक सूर्योदय नहीं आए होगा, लेकिन उसमें आपको निर्विकल्प हो, आपको किसी के ऊपर क्रोध नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये होता है, कोई करता नहीं है। लेकिन आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, अभी तक नहीं आई, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो नहीं आया अभी तक सुधारने, आपको विकल्प होता है। क्यों? क्योंकि वहां करोति क्रिया है। यहां सूर्य अस्त होने या उदय होने में विकल्प क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो भवती क्रिया है। तो जो आपके आजू बाजू क्रियाएं हो रही हैं जिन पे आपका वश नहीं चल पा रहा है, उसको अगर आप करोति के स्थान पे भवती के रूप में ले लें तो आप के जो विकल्प हैं वो किंचित न्यून हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे। आप ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, 10 बजे की ट्रेन थी, और आपको रिजर्वेशन कराते समय ही बता दिया कि भैया देखो ये 10 बजे की ट्रेन है, आराम से 12 बजे तक आती है, 2 घंटे लेट तो आती ही आती है। तो आपका माइंड सेट है कि ये ट्रेन 2 घंटे लेट होती है। अब वो ट्रेन 2 घंटे लेट हो रही है ना, आपको कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेट है ये 2 घंटे ट्रेन होती है।
2 घंटे लेट होती है। आप भवती क्रिया में हैं, आप निर्विकल्प हैं। लेकिन आपको पता था कि 10 बजे एग्जैक्टली आ जाती है ट्रेन, है ना, लेकिन वो 2 घंटे लेट हो गई। 12 बजे, अरे ट्रेन क्यों लेट हो रही, कौन लेट कर रहा है, कितनी लेट कर दी इन्हें ट्रेन। अब आप करोती क्रिया में आ गए, आपने बड़बड़ाना चालू किया, आप सविकल्प हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आप कब सविकल्प है, उसी कंडीशन में आप निर्विकल्प भी हैं। डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कौन सी क्रिया चल रही है, करोती चल रही है कि भवती चल रही है। करोती जब तक चलेगी सविकल्प दशा, भवती चलेगी, वैसे तो निर्विकल्प है लेकिन किंचित न्यून विकल्प है। निर्विकल्प इसलिए नहीं बोल रहे कि फिर आप कहोगे कि भैया भैया ने तो चौथे गुण स्थान में ही निर्विकल्प अवस्था बना दी, ऐसा नहीं है ना। अब उससे भी ऊपर अगर आप जाएं तो अस्ति, ऐसा है, बस उसका स्वभाव ही मान लिया ऐसा है, बस अब इसमें कुछ नहीं, इसका अस्तित्व ही ऐसा है। ये चिल्लाता रहता है, कोई बात नहीं। आग गर्म हो किसी को गुस्सा नहीं आता, क्यों, आग गर्म है, बर्फ शीतल है, किसी को गुस्सा नहीं आता। बर्फ शीतल है, उसको हमने स्वीकार किया है, ऐसा ही है। तो आप सबको वैसा ही स्वीकार कर लो, अस्ति, सबका अस्तित्व है और ऐसा ही है, तो कोई विकल्प नहीं, ये उससे भी ऊपर की दशा हो जाएगी। तो करोति, करोति से भवती और भवती से अस्ति में जाना, ये निर्विकल्प दशा है। गुरुजी कहते थे कि पहले गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक करोति क्रिया चलेगी, सप्तम गुण स्थान में भवती क्रिया चलेगी और सप्तम से ऊपर अस्ति क्रिया होगी। मतलब कि वहां पर जो है सो है, वहां पर ना कुछ हो रहा है ना कुछ किया जा रहा है। 1 से 6 गुण स्थान तक किया जा रहा है, प्रमत्त अवस्था है। सप्तम में अप्रमत्त अवस्था है, हो रहा है कुछ, उसमें वो नहीं है कि सामान्य से चल रहा है, आहार भी हो रहा है तो हो रहा है, चला के कुछ नहीं हो रहा। और उससे ऊपर अस्थि क्रिया है। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग था, आज पढ़ने में आया तो आप लोगों को बताया। आप लोगों को समझ में आया? जी भैया जी। तो वही है, जीवन में यदि विकल्प कम करना हो तो करोति से अस्थि की तरफ चलो, सारे विकल्प समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। 44वें नंबर का सूत्र है, इवर्णो यम सवर्णे न च परो लोप्य। इवर्णो यम सवर्णे न च परो लोप्य। अब इसका पहले अपन सामान्य अर्थ देखें तो इसका सामान्य अर्थ क्या है। अब वो बोल रहे हैं इवर्ण के परे, इवर्ण के बाद असवर्ण हो। असवर्ण किसको कहेंगे, तो असवर्ण का मतलब हो जाएगा स्वरों में से जो 14 स्वर हैं उसमें से माइनस कर दें इवर्ण, तो वो इवर्ण के असवर्ण हो जाएंगे। मतलब जिसमें इवर्ण नहीं है वो स्वर, तो कितने असवर्ण हो जाएंगे, 12। इवर्ण कितने हैं, 2, ई और ई, ह्रस्व और दीर्घ। तो 14 स्वरों में से जो 2 इवर्ण चले गए तो शेष 12 स्वर जो हैं वो असवर्ण हो गए। तो इवर्ण के परे असवर्ण होने पर इवर्ण के स्थान पर यकार आदेश होता है, अर्थात या हो जाता है। न च परोलोप्य, और पर का लोप नहीं होता, अर्थात ये असवर्ण वैसा का ही वैसा रहेगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका उदाहरण
जैसे इति धन आदि, इति धन आदि। तो क्या हो गया, यहाँ अपन अनतिक्रमण विश्लेषित सूत्र लगाएंगे तो ये हो गया ई धनता धन ई, और यहाँ पर क्या है आ धंधा ई। ई वर्ण हो गया, ये वर्ण के परे आ है, तो ये आ शेष 12 स्वरों में आ रहा है, तो ये असवर्ण हो गया वर्ण के लिए, है ना। असवर्ण जो रहेगा वो सामने वाले पे निर्भर करेगा। वर्ण के लिए असवर्ण क्या होगा, वर्ण को छोड़ के शेष। वर्ण के लिए असवर्ण क्या होगा, वर्ण को छोड़ के शेष, है ना। तो उसको छोड़ के, तो वर्ण के सामने दूसरा वर्ण है आ, तो वर्ण के स्थान पे क्या हो गया या, बाकी सब एज इट इज। तो ये क्या हो गया इत्यादि, इति धन आदि इत्यादि। इसी प्रकार प्रति धन एक, तो यहाँ ये क्या हो गया, ये हो गया प्राधन धन ई था, और ये एक, तो ये वर्ण के परे असवर्ण, तो वर्ण का हो गया या, तो ये क्या हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है, इसी प्रकार आप तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं द्वैनेक, तो ये क्या हो गया द्वि धन अनेक, तो ये क्या हो गया, ये द्वा था ई धन अनेक, वर्ण के परे असवर्ण, तो क्या हो जाएगा ई का या, और ये हो गया या इससे जुड़ गया द्वैनेक। ठीक है, इस सामान्य अर्थ में किसी को कोई शंका? वर्णो यम सवर्णे न च परो लोप्यः। ठीक है, इसका अब व्याख्या देख लें। व्याख्या इसके समय हो रहा है, कल देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपसे जो पैराग्राफ संस्कृत का शेयर किया जाएगा उसका आप लोग अनुवाद करके देखिएगा, तो उससे क्या है आपका जो अनुवाद करने की कहना चाहिए स्थिति है वो और बेटर होगी। ठीक है, तो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि समाधि